हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एंड बेटा आज हम डा की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 में बेसिकली 2-3 मेथड्स हैं जिनके ऊपर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक लेक्चर इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लेक्चर में आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो इस स्पेसिफिकली इस यूनिट के लिए मैं कह रही हूँ कि पढ़ते पढ़ते आप पैरेलली इसके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन, फिर ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम है रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी यूनिट 4 का सिलेबस है। तो यूनिट 4 में बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग, और डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। नैपसैक प्रॉब्लम हमने पहले भी पढ़ी है लेकिन वो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम थी, है ना। इसमें हम 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके। फिर उसके बाद एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जो आपने फ्लॉइड वॉशर्स एल्गोरिथम ऑलरेडी पहले पढ़ा भी है, वही सेम एल्गोरिथम डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है। यहाँ से मैं आपका कंसेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथोलॉजी यूज होगी उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग जिस तरह से यूज करते हैं उसकी क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड कुछ एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक है उनका यूज करके कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए बेटा, एक चीज बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बताना चाह रही थी पहले भी, कि मैंने जितनी भी एल्गोरिथमिक डिजाइन टेक्निक्स हैं उनके ऊपर यूनिट 1 में एक लेक्चर बनाया था जिसमें ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, डिवाइड एंड कॉन्कर, इन सब के मैंने सूडो कोड भी बताए थे आपको और इनका डिस्क्रिप्शन बेसिक दिया था। तो इनके ऊपर अगर कोई छोटी छोटी चीजें आपसे पूछता है तो उस लेक्चर में जाके आप कवर अप कर सकते हैं। यूनिट 1 का मेरे ख्याल से 3rd या 4th लेक्चर है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका बेसिक आइडिया एक बार लेते हैं। ठीक है, सूडो कोड नहीं मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती क्या है ताकि हम आगे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो आपको मिनिमाइज करना है या फिर आपको मैक्सिमाइज करना है ना। या तो आपको मिनिमम रिजल्ट चाहिए, मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप, या फिर आपका जो रिजल्ट है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन के केस में यूज होता है, और दूसरा मल्टी स्टेज प्रॉब्लम्स के केस में हम इसे यूज करते हैं। मतलब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कब यूज कर सकते हैं, जब हम प्रॉब्लम को एक मल्टी स्टेज प्रॉब्लम की तरह देख पाते हैं। मतलब मल्टीपल स्टेजेस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है और हर स्टेज में हम कुछ कुछ सॉल्यूशन जनरेट करते रहते हैं। फाइनली हम सारी स्टेजेस को मर्ज करके फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक बात है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग करती है। तो इस चीज का आइडिया सबसे पहले लेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। अब देखिए, जब हमने, चलो एक एग्जांपल मैं लेती हूं, हमने इससे पहले बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम पढ़ा है ना। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम जो था वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करता था। तो उसमें आप सोचिए कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में हमने क्या किया था। पहली चीज डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग ट्राइज टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। बेटा जो चीजें मैं बता रही हूं आप चाहें तो उन चीजों को भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है, साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली यूज किस लिए होती है, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। इससे पहले ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हमने किसके लिए यूज की थी, ग्रीडी मेथड यूज किया था उन्हें सॉल्व करने के लिए। लेकिन ग्रीडी मेथड क्या कहता था कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरी शुरू से लेके आखिरी तक पूरी प्रॉब्लम को मत देखिए। आप जिस स्टेज पर है आप उसी स्टेज पर जो लोकली अवेलेबल चॉइसेस हैं उनमें से बेस्ट चॉइस लीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। और ग्रीडी मेथड क्या कहता था कि आपको एक बार डिसीजन लेना है, पूरी प्रॉब्लम में बार बार डिसीजन नहीं लेना, एक बार डिसाइड करना है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बस फिर जैसे जैसे आप अपनी प्रॉब्लम में आगे बढ़ जाते हैं सेम स्ट्रैटेजी यूज करके आप हर बार अपना काम करते हैं। हर बार एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, सेम प्रोसेस को पूरे ग्राफ को या पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीडी मेथड जो होते हैं उसमें सिर्फ एक बार डिसीजन लिया जाता है,
और उस डिसीजन के हिसाब से ही लोकली अवेलेबल चॉइस में से बेस्ट चॉइस उठा ली जाती है। ठीक बात है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है। दोनों ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होते हैं, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का काम क्या है? वो क्या कहता है कि भाई मैं लोकली अवेलेबल चॉइसेस के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं हर स्टेप पे एक डिसीजन लूंगा। ऐसे हम उन प्रॉब्लम्स पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं जिनको हम मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हर स्टेज पर हम एक डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन ऑप्टिमल डिसीजन होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक जाने वाले पाथ में अगर ये कोई इंटरमीडिएट प्लेस है के, और मैं कहूं कि के से होके मुझे बी तक जाना है, डायरेक्टली ए से बी तक का मेरे पास कोई पाथ नहीं है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक का ये पाथ ऑप्टिमल है, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ए से के तक जाने का जो डिस्टेंस है वो भी ऑप्टिमल है और के से बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो भी ऑप्टिमल है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये कहता है कि आप प्रॉब्लम को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कीजिए और हर स्टेज में आपको एक ऑप्टिमल डिसीजन लेना है। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू टेक अ न्यू डिसीजन एंड दैट न्यू डिसीजन हैज टू बी एन ऑप्टिमल डिसीजन। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जितने ग्रीडी क्या करता है? ग्रीडी मेथड एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। अगर वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है लेकिन फीजिबल है तो उस केस में वो रिवर्ट नहीं करता अपने डिसीजन को, है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि हम ऐसा प्रोसेस फॉलो करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं हम उन सबको फाइंड आउट करेंगे और उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ब्रूट फोर्स मेथड लगाने लगूं तो एक प्रॉब्लम के जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सारे के सारे सॉल्यूशन मुझे करके देखने पड़ेंगे, तो बहुत प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग ने कुछ पर्टिकुलर मेथड्स प्रपोज किए हैं, है ना। और वो पर्टिकुलर मेथड अलग अलग नामों से हम पढ़ेंगे। जैसे हम इस लेक्चर में ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन पढ़ेंगे, तो उस केस में जो मेथड है जो पहले से प्री डिसाइडेड है उस मेथड को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कहा जाएगा। ठीक बात है बेटा। अब पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट बात थी। पहली तो ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ग्रीडी में क्या करते हैं? लोकल चॉइस लेते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में लोकल चॉइस नहीं लेते, पूरी प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। ग्रीडी में क्या करते थे? दोनों ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में वो प्रॉब्लम जो होती है उसको मल्टी स्टेज प्रॉब्लम की तरह हम देखते हैं और हर स्टेज पर हर स्टेप पर हमें ऑप्टिमल डिसीजन लेना होता है और फिर सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके हम डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, फॉर्मल प्रोसीजर, वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। फॉर्मल प्रोसीजर का मतलब अगर मैथमेटिकली मैं इस चीज को डिफाइन करूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो इस तरह से हर प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या करना है? डिफाइन प्रॉब्लम वेरिएबल्स। प्रॉब्लम के वेरिएबल डिफाइन करने हैं हमें, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना है और साथ में कंस्ट्रेंट्स को सेटअप करना है कि कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, है ना। क्या क्या वेरिएबल्स हैं, किन के ऊपर हम काम करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और साथ में क्या कंस्ट्रेंट्स है, मतलब लिमिटेशंस क्या है जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन वाली प्रॉब्लम ली है, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है हमें सबसे पहले उसकी स्टेजेस डिटरमाइन करनी है ना, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, एक ही काम करेंगे, मल्टीपल स्टेजेस में करेंगे और किस तरह हम उस स्टेजेस में उस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो 99.9% केसेस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमेशा रिकर्सिव मेथड यूज करती है। रिकर्सिव एक रिकर्सिव इक्वेशन होती है, जिस रिकर्सिव इक्वेशन को फॉलो करके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वो जो रिकर्सिव इक्वेशन रिकर्सिव होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रिकर्शन यूज करें। जब हम इंप्लीमेंट करें तो हम आइट्रेशन से भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हम उसे रिकर्शन से ही यूज करें, है ना। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको याद रखना है, आप आइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल लूप्स की हेल्प से भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा आप रिकर्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली
होती तो रिकर्सिव इक्वेशन है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम मेजरली आइटरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आपसे कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पूछे तो ये बातें आप बता के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। टेबुलेशन मेथड भी होता है, सेट मेथड भी होता है, ग्राफिकल मेथड्स भी होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजरली जो यूज होते हैं वो टेबुलेशन मेथड होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम को हम टेबुलेशन से यूज करेंगे, किसी को सेट मेथड से यूज करेंगे। अलग अलग टाइप के मेथड हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स में पढ़ेंगे। जिसमें जो चीज सिंपल होती है उसमें वो वाला मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेबुलर एक्सप्रेशन लेते हैं, ये टेबल की फॉर्म में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि मिनिमाइज टाइम में, कम टाइम में उसको ठीक से हम रिप्रेजेंट कर पाए। फिर उसके बाद जब एक बार हम सारा काम कर लेंगे तो फाइंड ऑप्टिमल डिसीजन एट ईच स्टेज एंड देन ओवरऑल ऑप्टिमल। क्या कहते हैं कि अगर मान लो आपने इस तरह स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को स्टेजेस में डिवाइड किया। जब आप इस स्टेज पर हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेंगे। इस स्टेज और इस स्टेज को आपने कंबाइन किया, इन दोनों का ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेंगे। फिर जब आपने इस वाली स्टेज को भी कंसिडर किया तो इसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेंगे। और फिर उसके बाद जब सारी की सारी स्टेजेस को कंसिडर कर लिया तो फिर उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेंगे। ये कहती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये क्या है, स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3 और ये स्टेज 4। एक एक करके जैसे जैसे स्टेजेस को आप ऐड करते जाएंगे, जैसे अभी मैं स्टेज 1 पर हूं, जब मैं स्टेज 2 पर आऊंगी तो 1 और 2 दोनों को एक साथ कंसिडर करूंगी। फिर जब मैं 1 और 2 मेरे पास आ जाएंगे, इसका ऑप्टिमल आ जाएगा मेरे पास इन दोनों को मिला के, तो मैं स्टेज 3 पर जाऊंगी और फिर तीनों का ऑप्टिमल निकालूंगी। फिर जब तीनों का ऑप्टिमल मेरे पास होगा तो उसको लेके हम स्टेज 4 पर जाएंगे और फिर चारों का ऑप्टिमल निकाल लेंगे, वो हमारा फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग काम करता है ना। दूसरी बात कि क्या ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है? बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रखा है और एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उन्हें मर्ज कर रहे हैं, तो आपको फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। यही डायनामिक प्रोग्रामिंग करती थी, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता था, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करता था, प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता था, उन्हें सॉल्व करता था, फिर फाइनली उनके रिजल्ट्स को मर्ज करता था। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या डिफरेंस है, डिवाइड एंड कॉन्कर में जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। यहां पर जो सब प्रॉब्लम्स है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब एक ही सब प्रॉब्लम, एक ही टाइप की सब प्रॉब्लम बार बार जनरेट हो रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हर बार उससे सॉल्व करने की जगह उसके रिजल्ट को एक पर्टिकुलर एरे में या किसी स्टैक में स्टोर करा लेंगे और वहां से रिजल्ट को डायरेक्टली उठा लेंगे। इसके लिए मैंने फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल आपको दिया था, जहां मैंने यूनिट 1 में डायनामिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। एल्गोरिथमिक डिजाइन टेक्निक्स वो लेक्चर का नाम है, उसमें जाके आप पढ़ेंगे, वहां फिबोनाची सीरीज का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, वहां पे आपको चेकआउट करना है। ठीक है, अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग में कोई प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पूछता है या देखता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कॉन्कर से कैसे डिफरेंट है, रिकर्शन से कैसे डिफरेंट है, आइट्रेशन से कैसे डिफरेंट है, तो वहां पर आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक बात है बेटा। चलिए अब देख लेते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में कई बार पूछा भी जा चुका है और अभी अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको देखनी है। देखिए भाई क्या कहते हैं, सपोज दैट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन आपको मिल जाए ताकि एग्जाम में आए तो बहुत सिंप्लिसिटी से आप इसे समझा दें। सपोज हमारे पास क्या है, हमें एक सीक्वेंस ऑफ डिसीजन लेना है, D1, D2, D3। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जितनी स्टेजेस हैं उतनी बार हमें डिसीजन लेने हैं, है ना। तो एक सीक्वेंस ऑफ डिसीजन हमने मार्क किया हुआ है, D1, D2 अप टू D, इतने डिसीजन हमें लेने हैं। इफ दिस सीक्वेंस इज ऑप्टिमल, अगर ये सीक्वेंस ऑप्टिमल है, D1, D2, D3 जो डिसीजन में लिए, अगर ये ऑप्टिमल डिसीजंस हैं, तो जो लास्ट डिसीजन है के, लास्ट के डिसीजंस जो हैं 1 से लेके n तक के बीच में, टोटल अगर D1 से लेके DN तक के डिसीजंस हैं, तो लास्ट के डिसीजन जो है मस्ट बी ऑप्टिमल। मतलब क्या हुआ इस बात का, हम ये कह रहे हैं कि हमने D1, D2, D3, D4 अप टू DN बहुत सारे डिसीजन लिए। अगर ये पूरा का पूरा ऑप्टिमल सीक्वेंस है तो इसके बीच के जो भी डिसीजन हमने लिए, कितने भी सीक्वेंसेस आप इसके बीच में फाइंड आउट कर लें, वो सारे के सारे ऑप्टिमल सीक्वेंसेस हैं, वो सारे के सारे ऑप्टिमल डिसीजंस रहेंगे, वो पूरी चेन ऑप्टिमल डिसीजन की चेन रहेगी। ठीक बात है। तो क्या हुआ देखिए, इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम की बात करूं, अगर मैं जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जैसे मैंने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम की बात की थी, या हम यहाँ पर वॉर्शर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। अगर I से J तक जाने के लिए
शॉर्टेस्ट पाथ I1 I2 के थ्रू होता है। देखिए इफ I1 I2 अप टू J इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम I to J, मतलब क्या हुआ कि I से J की तरफ मुझे जाना है और रास्ते में I1 I2 एंड अप टू J इस तरह से हम पहुंचते हैं। I1 I2 से होके, और इसके बीच में और भी नोड्स हैं, उनसे होके हम J तक पहुंचते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, अगर ये I से, ये वाला जो पाथ है ये I से J तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है, तो जो I1 I2 से लेके J तक जाने का पाथ है वो भी शॉर्टेस्ट होगा। I2 से J तक जाने का जो ये पाथ है ये भी ऑप्टिमल है, ये भी शॉर्टेस्ट होगा। I1 से J तक जाने का पाथ भी ऑप्टिमल होगा। तो मतलब अगर ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो जो उसके कैंडिडेट सॉल्यूशंस है इन बिटवीन जो पाथ्स हैं वो भी ऑप्टिमल होंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। बहुत इजी सी चीज है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि फाइनल सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल हो, जितने भी इंटरमीडिएट डिसीजंस भी आपने लिए वो भी आपको ऑप्टिमल ही लेने हैं, तब हम कहेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपने फॉलो की। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एल्गोरिथम डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पे काम करेगा। ठीक है, इफ दिस होल I to J पाथ इज ऑप्टिमल, मैं लिख देती हूं उसको, इफ दिस होल पाथ इज ऑप्टिमल, तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्टिमल है यहां से यहां तक जाने का, और ये भी ऑप्टिमल है। ठीक बात है ना, ये सारे के सारे ऑप्टिमल पाथ्स हैं, इनके जो कैंडिडेट पाथ्स हैं वो ऑप्टिमल पाथ हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो अब ये तो हुई शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम की बात हमने कर ली। अब दूसरा देख लेते हैं, टू सर्च फॉर द बेस्ट पाथ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, मतलब इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग ठीक से फॉलो आपने नहीं की। वो क्या कहता है, अगर B इज ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to C, इसी बात को दूसरी तरीके से कह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2। इन दो एग्जाम्पल से आप ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल बता सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहता है कि अगर B इज ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to C, A से C पर जाने के लिए बीच में कहीं पर B है, ठीक है, B is on the shortest path from A to C, then the path from A to B that lies on the path from A to C is the shortest path from A to B। क्या मतलब हुआ कि वही बात, अगेन इसी बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड C, तो ये क्या है, दिस इज द shortest path between A and B. Similarly, this is the shortest path between B and C. This is the shortest path B and C. इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक बात है, मुझे लगता है इतना आप लिख देंगे, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और इसके अलावा आप फिबोनाची सीरीज के एग्जांपल आप दे सकते हैं जहां पर डायनामिक प्रोग्रामिंग किस तरह से सब प्रॉब्लम्स, जो सॉल्व सब प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को साथ साथ यूज करती हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ। देखिए फिबोनाची सीरीज बेसिकली क्या होती है, सपोज आपको किस तरह से हम कॉल करते हैं, अगर मैं सपोज मुझे 3 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करनी है, या चलो 4 ले लेते हैं, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसे कॉल करते हैं, फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 3, इस तरह से हम कॉल करते हैं, है ना। फिब ऑफ n को कैलकुलेट करने के लिए फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, यही काम करते हैं। ऐसे ही फिब ऑफ 2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिब ऑफ 0 और फिब ऑफ 1। ऐसे ही 3 के लिए क्या करेंगे, फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 2, है ना। ऐसे ही इसके लिए फिब ऑफ 0 एंड फिब ऑफ 1। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी सब प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, ये देखो, ये फिब ऑफ 1, यहाँ भी फिब ऑफ 1 है ना, यहाँ भी फिब ऑफ 1 है, ये सेम सब प्रॉब्लम्स है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है।
ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं, दिस इज फिब ऑफ 0, दिस इज ऑल्सो फिब ऑफ 0, ठीक बात है। ऐसे ही ये है फिब ऑफ 2, दिस इज योर फिब ऑफ 2, दिस इज फिब ऑफ 2, दिस इज ऑल्सो फिब ऑफ 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम, सेम सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करता है, इन सब प्रॉब्लम्स को हर बार सॉल्व करता है, चाहे वो सॉल्व आप कर चुके या नहीं कर चुके, तो एडिट टाइम लगेगा आपको। जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा, एक एरे मेंटेन कर लेगा, है ना, और उस एरे के अंदर ये जो सॉल्यूशंस है, जैसे फिब ऑफ 0 की वैल्यू आपने यहाँ रख ली, फिब ऑफ 1 यहाँ रख लिया, फिब ऑफ 2 यहाँ रख लिया, तो जैसे जैसे आप कैलकुलेट कर पाए यहाँ से आपने रखते गए और यहीं से फिर डायरेक्टली उठा के आप एक्सेस करते चले गए। तो ये चीज डिटेल में वहां उस लेक्चर में डिस्कस्ड है, वहां जाके आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज, इट कैन आल्सो बी रिटन इन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो अब जो बेसिक अप्रोच है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, वो क्या है, इस बेसिक अप्रोच को फॉलो करके हम अपना काम करेंगे। वी हैव टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ब्रेक द मेन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक करो, और ईच सब प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू एज अ स्टेज। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, और वो जो सब प्रॉब्लम्स है, जितनी सब प्रॉब्लम आपने बनाई उतनी आपकी स्टेजेस बन जाएंगी, ठीक बात है। चलिए, तो हर स्टेज में आप क्या करेंगे, प्रीवियसली कैलकुलेटेड जो चीजें हैं उन्हें आप डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स दैट स्पेसिफाई द कंडीशन ऑफ डिसीजन प्रोसेस एंड समराइज द करंट स्टेटस ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अभी हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे उन्हें वहां से देख के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बेटा देखो, ये इस प्रॉब्लम से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक बात है। चलिए देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि एक ग्रोसरी स्टोर, एक ओनर है, एक बंदा है, उसके पास 4 ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ठीक है, चेन है उसके पास 4 ग्रोसरी स्टोर्स की। अब उसने क्या किया, उसने 6 क्रेट्स खरीदे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के। इस तरह से कि हम ऑप्टिमली जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें डिफरेंट स्टोर्स के अंदर कैसे हम डिवाइड कर, कैसे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो बेसिकली ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अभी देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। क्या है भाई, उस बंदे के पास 4 स्टोर है। अब अभी रिसेंटली उसने 6 क्रेट खरीदे हैं स्ट्रॉबेरीज के, है ना, और इन 6 क्रेट्स को उसे अपने इन 4 स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो प्रॉफिट उसे अर्न हो वो मैक्सिमम हो, ठीक बात है। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि 6 उसने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के क्रेट्स खरीदे हैं, उसके पास 4 स्टोर हैं, उन 4 ग्रोसरी स्टोर्स में से उसे के अंदर उसे इन 6 क्रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से ऑप्टिमल एलोकेशन वो करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ये काम हमें करना है। तो हमें मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कैसी प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करके सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हमें दी गई है, साथ में कुछ वैल्यूज दी हैं, पहले इन्हें समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए बेटा, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 से लेके 6 तक। इस तरह टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 6 बॉक्सेस हैं। तो 0 से लेके 6 तक हमने यहाँ पर नंबर किए हुए हैं। अब यहाँ पर हर स्टोर के लिए हम क्या देख रहे हैं, अगर स्टोर 1, देखिए पहली वाली जो रो है वो सबकी 0 है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉक्स आपने किसी स्टोर को नहीं दिया तो जो प्रॉफिट है वो 0 है। ये सारे प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। अभी तक जिस तरह से प्रोफाइल्स नहीं, दीज आर एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। हर स्टोर को जब हम कोई क्रेट अवेलेबल कराते हैं, कितने क्रेट पर कितने एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स इनको मिलते हैं। अगर मैं एक क्रेट को स्टोर 1 को दूं तो मुझे 4 का प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट वैल्यू है। अगर मैं 1 क्रेट एलोकेट करूं स्टोर 2 को तो मुझे 2 प्रॉफिट मिलता है ना। ये प्रॉफिट जो है ये डॉलर में भी हो सकता है, रुपीज में हो सकता है, या किसी भी एक मेजर में आप इस प्रॉफिट को मान सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर 1 को स्टोर 3 को डोनेट करूं, स्टोर 3 को अलोकेट करूं तो मुझे 6 का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं एक बॉक्स को स्टोर 4 को दूं तो मुझे 2 का प्रॉफिट मिलेगा, है ना।
इसी तरह से अगर मैं 2 बॉक्सेस दूं स्टोर 1 को तो 6 का मिलेगा, 2 बॉक्सेस में स्टोर 2 को दूं तो 4 का मिलेगा। तो ये कुछ इनपुट वैल्यूज हैं जो ये बता रही हैं कि अब हमारे पास ये बेसिक डेटा है मेरे पास कि इंडिविजुअली में कितने कितने बॉक्सेस किसे किसे दूं तो मुझे कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब इस पूरी टेबल का या इस इनपुट डेटा का यूज करके मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह से वो 6 क्रेट्स इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मुझे लगता है प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हिसाब से इस प्रॉब्लम को स्टेजेस में डिवाइड करना है, सब प्रॉब्लम्स बनानी है। हम क्या कहेंगे, क्या सब प्रॉब्लम बनाएंगे भाई, हम ये कह रहे हैं कि पहले हम स्टेज 1 की बात करेंगे, उसमें हम सिर्फ पहले स्टोर को कंसिडर करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम पहले स्टोर को कंसिडर करके फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। अगले स्टेज में हम स्टोर 1 और स्टोर 2 दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे, फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज देखेंगे कैसे हो सकता है। तीसरे स्टेज में इन तीनों स्टोर को कंबाइन करेंगे, फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, ऑप्टिमल डिसीजन लेंगे। और फिर फाइनल स्टेज में हम चारों स्टोर्स को एक साथ कलेक्टिवली कंसिडर करेंगे और फिर इसका ऑप्टिमल डिसीजन लेंगे, वो हमारा फाइनल डिसीजन होगा। तो बताइए जरा कितनी स्टेजेस बनी, एक, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी, ठीक बात है। तो हमने क्या किया, एक अपनी बड़ी प्रॉब्लम को 4 सब प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहली सब प्रॉब्लम का नाम जो है वो है स्टेज 1। पहली स्टेज 1 में हम किसे कंसिडर करेंगे, स्टोर 1 को कंसिडर करेंगे। स्टेज 1 में वी आर गोइंग टू कंसिडर स्टोर 1, सिर्फ फर्स्ट स्टोर को हम कंसिडर करेंगे। स्टेज 2 में हम स्टोर 1 एंड स्टोर 2 इन दोनों को कंसिडर करेंगे। ऐसे ही स्टेज 3 में हम स्टोर 1, स्टोर 2 एंड स्टोर 3 तीनों को कंसिडर करेंगे। और फिर फाइनल जो स्टेज होगी उसमें हम स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 एंड स्टोर 4 को कंसिडर करेंगे। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया और उन सब प्रॉब्लम्स को हमने स्टेजेस का नाम दे दिया, एक एक करके सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब स्टेज 1 हम सॉल्व कर चुके होंगे तो स्टोर 1 के लिए हम डिसीजन ले चुके होंगे, तो अगली बार उसी डिसीजन के लिए हम स्टोर 2 को ऐड करेंगे और स्टोर 2 को कंबाइन करके फिर डिसीजन लेंगे। फिर इनका जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें हम स्टोर 3 को इंक्लूड करेंगे और इसके लिए फाइनल डिसीजन लेंगे। फिर इन तीनों का जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें हम स्टेज 4 में क्या करेंगे, फोर्थ वाले स्टोर को भी कंसिडर करेंगे और इसके लिए फाइनल डिसीजन लेंगे। इस तरह से हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक बात है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि F1 X1, F2 X2, F3 X3 and F4 X4 are representative profits from the 4 stores respectively, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि X1, X2, X3 और X4 ये सारे क्या हैं, ये हैं आर द नंबर ऑफ क्रेट्स to be allocated to 4 stores respectively। एक बात है, हम ये मान के चल रहे हैं कि X1 X2 गिवन, ये चीज हमें गिवन है या हमने मान ली, है ना। लेट, ये भी लेट कर सकते हैं X1 X2 X3 X4 ये इस तरह इतने स्टोर 1 के, इतने स्टोर 2 के, इतने स्टोर 3 के और इतने स्टोर 4 को हम एलोकेट करेंगे, ठीक है। और जब हम इन्हें अलग अलग स्टोर को एलोकेट करते हैं तो इतना इतना प्रॉफिट हमें मिलता है। मतलब X1 को एलोकेट करने पर अगर X1 हमने स्टोर 1 को दिया तो F1 X1 हमें प्रॉफिट मिला, X2 हमने दिया तो F2 X2 प्रॉफिट मिला, ऐसे ही X3 दिया तो F3 X3 मिला, X4 दिया तो F4 X4 हमें प्रॉफिट मिला। इंडिविजुअल मतलब ये स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 और स्टोर 4 के प्रॉफिट्स हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है ना, और देखना है कि हमें एक्चुअली मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या बनानी है। तो क्या प्रॉब्लम है हमारी, हम इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
जो टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा चारों स्टोर से, वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट, है ना, ये तो काम करना है। तो हमने क्या किया, मैंने उस एक वेरिएबल का नाम लिखा z, है ना, और z की वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी, z कैसे पता चलेगा मुझे, कि हम जो ये f1 x1, ये जो f1 x1 हमारे पास है, ये देखिए, इसको हमें मैक्सिमाइज करना, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक बात है ना। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि सीधा सीधा हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा, उसकी स्टेजेस बनाई, सब प्रॉब्लम्स बनाई, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम का एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बना लिया, एक जनरेट कर लिया कि टोटल प्रॉफिट जो है अलग अलग स्टोर से अलग अलग क्रेडिट्स एलोकेट करने के बाद वो हमें इतना मिलेगा, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये क्या कर लिया हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना बना लिया, है ना। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, जिसमें कि कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है, हमें कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करना था, क्या कि x1 x2 x3 x4 इन सबको जोड़ने पर लेस देन इक्वल टू 6 ही रहना चाहिए। मतलब भाई मैक्सिमम 6 क्रेडिट एलोकेट हो जाए या 6 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल 6 क्रेडिट कितना है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल मिला के इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या कि जब भी आप इसकी तरफ काम करें तो ये ध्यान रखें कि जो x1 x2 x3 x4 है ना, ये पहले ही बताया गया है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है इस बात को। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरी बात या तो ये 0 होगा या फिर 1 होगा। मतलब आधा क्रेट, एक क्रेट को दो स्टोर के बीच में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, या तो पूरा क्रेट किसी एक स्टोर को जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं जाएगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 and x4 कैन नॉट बी फ्रैक्शन, है ना। मतलब एक स्टोर को या तो क्रेट मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, या फिर 0 मिलेंगे, आधा क्रेट किसी को नहीं मिलेगा। दो स्टोर्स के बीच में क्रेट्स को डिवाइड नहीं किया जाएगा, इनडिविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए, ये तो हुई हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब इस प्रॉब्लम को हम डिफरेंट स्टेजेस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहली स्टेज को कंसिडर करते हैं, स्टेज 1। स्टेज 1 में हमें क्या पता है कि हमारे पास पहला स्टोर है। स्टेज 1 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टोर 1। वी आर कैलकुलेटिंग फॉर स्टोर 1 इज कंसिडर्ड। स्टेज 1 में हमने फर्स्ट स्टोर को कंसिडर किया। अभी हमारे पास, जब हम फर्स्ट स्टोर को, हमारे पास है क्या, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो देखो हम इस वाले फिगर से शुरू कर रहे हैं अपना काम, है ना, ये हमारे पास गिवन है। अगर मैं सिर्फ स्टोर 1 को कंसिडर करूं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस है मेरे पास और स्टोर 1 के प्रॉफिट्स हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई डिसीजन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 पर क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन है तो इन्हीं ऑप्शंस के साथ हम आगे बढ़ गए। तो बस हमने टेबल में क्या लिखा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 से लेके 6 तक, इसी टेबल से लेके मैंने ये सारी वैल्यूज यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर रखी है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रखी है। मतलब जो स्टेज 1 है उसमें हमारे करने के लिए कोई काम नहीं है, बस हमने ये पता चल गया कि f1 x1 मतलब अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के हिसाब से यहां से हमारी प्रॉब्लम इनिशियलाइज हुई है, और हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 to 6 के हिसाब से स्टोर 1 के जो प्रॉफिट्स हैं उनको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया, है ना। और इसको हम क्या कह रहे हैं, f1 x1, ये सारे f1 x1 है। f1 x1 मतलब x1 अलॉट करने पर हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम 0 अलॉट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। तो ये आपके x1 है, x1 है, x1 की वैल्यूज हैं, और ये आपके फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। अब अगली स्टेज पर जब हम जाएंगे, अब हम करेंगे स्टेज नंबर 2 की बात, यहां से हमें समझना है। स्टेज 2 का मतलब क्या है कि स्टेज 1 के बाद, स्टेज 1 में हमने सिर्फ स्टोर 1 को कंसिडर किया, स्टेज 2 में हम स्टोर 1 प्लस स्टोर 2 इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, है ना, और दोनों को कलेक्टिवली कंसिडर करके फिर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेज 2 पे हमने क्या किया, वी आर कंसिडरिंग स्टोर 1 एंड स्टोर 2 आर कंसिडर्ड। हमने स्टोर 1 के साथ साथ स्टोर 2 को भी कंसिडर किया। तो देखिए, ये जो हमने स्टोर 1 के लिए स्टेज 1 की टेबल लिखी थी, ये क्या थी, स्टेज 1 टेबल, दिस वाज
स्टेज 1 टेबल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पूरा आपको ध्यान से कॉपी करना है। अब ये स्टेज 1 जो था, ये क्या बता रहा था कि स्टोर 1 में ये वैल्यूज अगर बॉक्सेस की आप अलोकेट करते हो तो ये प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। अब इसके साथ साथ यहां पर पैरेलली मैंने स्टोर 2 को लिखा है। स्टोर 2 में क्या है, इतने 0 से लेके 6 तक, अगर आप ये x2 क्या है, 0 से लेके 6 तक के नंबर ऑफ बॉक्सेस, स्टोर 2 में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस देने पर कितना प्रॉफिट मिलता है, ये है आपका F2 X2। दिस इज योर F2 X2, ठीक बात है। ये है आपका F1 X1 और ये है F2 X2 जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक बात है। अब हम स्टोर 1 और स्टोर 2 दोनों को कलेक्टिवली यूज करके फिर निकालेंगे कि हमें किस तरह से प्रॉफिट ऑप्टिमल डिसीजन हम कैसे लेंगे। ये चीज आपको अब यहां से सीखनी है, ठीक बात है बेटा। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर कैसे करना है। सपोज यहां से लिखो, अगर मैं ऊपर क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहां क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना। अगर मैं एक भी बॉक्स स्टोर 1 को ना दूं, एक भी बॉक्स अगर मैं स्टोर 1 को ना दूं, तो ये जो जितनी भी वैल्यूज यहां पर मेरी जनरेट हो रही हैं, ये सारी की सारी कितनी होंगी, कैसे होंगी। इसका मतलब मैंने स्टोर 1 को कुछ नहीं दिया, तो स्टोर 2 को कुछ नहीं दिया, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 0 प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला, है ना। दोनों के 0 0 अगर मैंने दिए, 0 बॉक्स टू स्टोर 1 एंड 0 बॉक्स टू स्टोर 2, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिला, 0, है ना। देखो दोनों में 0 0 है, पहली रो, क्योंकि हमें पता है अगर हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया तो प्रॉफिट तो 0 होना ही है। अब देखिए सेकंड टाइम, इसका 0 मतलब स्टोर 1 को मैंने कुछ भी अलॉट नहीं किया और स्टोर 2 को मैंने सिर्फ एक बॉक्स दिया, है ना। स्टोर 1 का मैंने कोई बॉक्स नहीं लिया और स्टोर 2 का मैंने एक बॉक्स लिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसका तो 0 ही है, इसका कितना है 2, तो ये 2 एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया। समझ के देखना, ध्यान से सुनो कि यहां पर क्या है, ये वाला क्या कैलकुलेट कर रहा है, इसकी वैल्यू देखो ये वाली और इसकी वैल्यू देखो ये वाली, क्या स्टोर 1 का कोई बॉक्स नहीं और स्टोर 2 को 1 बॉक्स, तो इन दोनों प्रॉफिट्स को मुझे ऐड करना है। तो ये क्या है, इसको तो 0 मिला, इसको कितना मिला 2, तो ये मुझे 2 ही मिला टोटल, है ना। अब थर्ड टाइम देखो, अगर मैं इसे कोई बॉक्स ना दूं और इसे 2 बॉक्सेस दूं, तो टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा, 4, 4 प्लस 0 4, ठीक बात है भाई। इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट मुझे ऐड करना है, सिंपल। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी जो कॉलम है, इसमें तो मैं एज इट इज ये वाले प्रॉफिट्स कॉपी कर दूं, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा कॉपी करेंगे। क्यों, ये लो, क्यों कॉपी करेंगे भाई, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो भी एलोकेशन हो रहा है वो स्टोर 2 को ही तो हो रहा है, स्टोर 1 के लिए तो 0 पे आप ये काम कर रहे हैं। अगर आपने स्टोर 1 को कोई भी बॉक्स एलोकेट नहीं किया तो इसका प्रॉफिट तो 0 है, तो बस स्टोर 2 को जैसे जैसे आप एलोकेट कर रहे हैं उतना उतना प्रॉफिट आपने लिख लिया। तो इसका मतलब पहला कॉलम आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है, बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि पहला कॉलम क्या है कि आपने 0 बॉक्स स्टोर 1 को दिए, तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट आपको मिलेगा स्टोर 2 से ही मिलेगा, तो ये टोटल प्रॉफिट आपको स्टोर 2 ने दिया, है ना। जितने जितने आपने किए वो दिया, एज इट इज आपने ये जो पूरी की पूरी कॉलम है इसको कॉपी कर दिया। चलिए अब इस रो की बात करते हैं। ये रो क्या कहती है कि आपने स्टोर 2 को कुछ नहीं दिया, जो भी दिया आपने किसे दिया, स्टोर 1 को दिया। भाई ये रो क्या कहती है, ये रो टोटल प्रॉफिट्स कौन से कैलकुलेट करेगी, जिसमें कि x2 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 होगी। इसका मतलब स्टोर 2 के लिए आपने कोई एलोकेशन नहीं किया, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज फॉर स्टोर 2, है ना, एंड दिस वाज फॉर स्टेज 1 स्टोर 1। तो अब इस काम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 है तो जो भी वैल्यू आएगी वो सारी इसी से रिलेटेड आएंगी। आपने 0 नोट किया तो 0, अगर 1 अलॉट किया स्टोर 1 का तो आपको कितना मिलेगा, 4 6 7 7 7 7। तो आपको क्या कर देना है, पहली रो और पहला कॉलम आपको एज इट इज कॉपी कर देना है ना। ये पूरी पहली रो और ये पूरा पहला कॉलम, इस पूरी की पूरी टेबल का, इस पूरी टेबल में ऑप्टिमल रिजल्ट हमें यहां पर मिलेंगे, है ना। तो अब इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी क्यों किया। अब आपको अगर रीजन समझ में आ गया तो मान लो आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहता है तो आप डायरेक्टली इसको उठा के सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक स्टोर है जिसमें 0 एलोकेशन हुआ तो दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी कर देंगे टोटल निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जो एंट्रीज है उनको चेक करते हैं। ये वाली एंट्री क्या कहती है, ये वाली जो एंट्री है इसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या कहती है कि एक बॉक्स दिया आपने स्टोर 1 को और एक बॉक्स दिया आपने स्टोर 2 को। देखो एक 1 को दिया और एक 2 को दिया, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 4 प्लस 2 कितना 6,
है ना। क्या करना है, 1 इसे अलॉट करने पर 4 प्रॉफिट मिला, इसे अलॉट करने पर 2 प्रॉफिट मिला, टोटल कितना मिला 4 + 2 = 6। इस तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना। ठीक बात है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं, इसका 1 और इसके बाकी सारे 1 + 2 3 है ना, तो 2 अगर मैं इसका 1 एलोकेट करूं और इसका 2 एलोकेट करूं तो इनकी प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, 6 + 2 = 8। ठीक बात है, फिर 7 + 2 = 9 है ना। ये देखिए इसका 1 और इसका 1 और इसका 2, दिस इज 6 + 2, दिस इज 8, 2 + 7 9, 2 + 7 अगेन 9 है ना। और अब देखिए बेटा, ये ध्यान रखिए कहां तक आएगा ये, यहां पर आपने क्या किया, इसका 1 बॉक्स लिया है ना, और इसका 4 लिया, तो 4 + 1 कितने हो गए 5, तो इसलिए ये एंट्री हमने ले ली। अब अगली बार जब हम 5 पे गए तो 5 का टोटल प्रॉफिट कितना है 7, इसका कितना है 2, तो 7 + 2 कितना हो गया, ये भी हो गया 9 है ना। क्या अगले वाली सेल भी हम फिल करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका 1 बॉक्स और अगर मैंने इसका 1 बॉक्स लिया और इसके 5 बॉक्सेस तक ले लिए तो टोटल कितने हो गए 6 बॉक्स हो गए, और मैक्सिमम मेरे पास 6 बॉक्स है एलोकेशन के लिए, तो 6 से ज्यादा तो हम एलोकेट कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये फाइनल वैल्यूज हमारी आ गई, ये वाली जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल नॉट बी फिल्ड है ना, टेबल में ये जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें इससे ज्यादा नहीं बढ़ाने। मुझे लगता है ये बात क्लियरली समझ में आई होगी, तो यहां तक ये एंट्रीज रहेंगी। ऐसे ही जब हम ये वाला कॉलम कैलकुलेट, ये सारी रोज के लिए वैल्यू करेंगे, इस कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, तब क्या होगा, जब हम 1 लेंगे तो मैक्सिमम 5 तक ये चलेगा है ना, यहां तक ये चलेगा, क्यों, क्योंकि 5 + 1 6 होता है। ठीक बात, ऐसे ही इसके ऊपर जब हम यहाँ 4 तक लेंगे तो ये 2 तक चलेगा, 4 + 2 6 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ जो ये डायगोनल वैल्यूज होंगी ऐसे कैलकुलेट होंगी, यहाँ पे वो वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, इतनी वैल्यूज होंगी ये हमें कैलकुलेट करनी है, और इनसे बड़ी वैल्यूज जो होंगी वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे वो 6 से ऊपर हो जाएंगे है ना। तो इन वैल्यूज को सबसे पहले फिल करते हैं। चलिए, अगर मैं स्टोर 1 के इसके लिए स्टोर 1 का 1 लिया और यहाँ लिया स्टोर के 2 है ना, 2 बॉक्सेस इसे एलोकेट किया, तो 1 + 2 इसके 3 बॉक्सेस हुए, तो इसका प्रॉफिट है 4, इसका प्रॉफिट भी है 4, तो 4 + 4 8। ठीक बात है, इस तरह से निकाला। अब अगली वाली को देखिए, इसके 3 लिए और इसके लिए 4, 1, 3 + 1 1, तो इसका 4 इसका 6 कितना हुआ 10। ठीक बात है, इसके 4 लिए, इसका प्रॉफिट है 8, इसका प्रॉफिट है 4, 8 + 4 12। ऐसे ही इसका 9 है और इसका 4 है, तो 9 + 4 13। ये टोटल प्रॉफिट्स हुए जो हमने यहाँ पर लिख लिए। मुझे लगता है यहां तक क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे फाइंड आउट करते हैं। इसका 2 4 और यहाँ पर 6, 6 + 4 10, ऐसे ही 6 + 6 12, ऐसे ही 8 + 6 14। ठीक है, ये प्रॉफिट्स हमने ऐड कर लिए। इस तरह करके आपको ये टेबल को डायगनली पूरा फिल कर लेना। टोटल प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं हम कि कितने कितने कॉम्बिनेशन बना के मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिल सकता है। अब इसके लिए देखते हैं, अगर मैं इसके 2 लूं इस वाली रो को फुल करने के लिए, तो इसका प्रॉफिट कितना है 4 और इसका प्रॉफिट कितना है 7, तो 7 + 4 = 11। ठीक है, ऐसे ही अब इसे देख लो, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, तो 7 + 6 = 13, this is 8 and this is 7, 8 + 7 = 15 है ना, एंड देन दिस इज, बस सॉरी ये 15 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे अगर जाएंगे तो देखो इसके 3 और इसके 4 ये 7 हो जाएंगे। ठीक बात है, ये यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बस एक ये अलग एक एलिमेंट बचा, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है 4 और इसका प्रॉफिट है 7, 7 + 4 = 11। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से आपको एक एक करके फॉलो करते जाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती हो गई आपसे तो फिर आगे आप उसको समेटना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपको सबसे पहले ये वाली एंट्री फिलअप कर लेनी है, उसके बाद हम इसके आगे चेक कर लेते हैं। चलो ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो अभी तक हमने क्या किया कि हमने दोनों स्टोर्स को एक साथ यूज किया और इनके मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल दिए डिफरेंट बॉक्सेस के कॉम्बिनेशन बना के। अब अगला स्टेप क्या है, जिसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें अब इन्हीं को डायगनली कंसिडर करना है। कैसे, देखो जो जो हमने कैलकुलेट किए उनको डायगनली, ये डायगनल कंसिडर करना है, फिर ऐसे ही ये डायगनल कंसिडर करना है, ऐसे ही
ये डायगोनल कंसिडर करना है। डायगोनल बेटा कॉपी में साथ साथ इसको ड्रॉ कीजिए ताकि आप अपने हाथ से लिखते रहेंगे तो आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। फिर आपको ये डायगोनल कंसिडर करना है, फिर ये वाला डायगोनल कंसिडर करना है। डायगोनल एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे और फिर आपको ये लास्ट वाला डायगोनल कंसिडर करना है। इस तरह से चलेगा। एक बात है, ये हमने डायगोनल्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या करना है, अगला काम इंपॉर्टेंट क्या है कि हर डायगोनल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू को रेक्टेंगल में बंद कर लो, निकाल लो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो भाई, इस डायगोनल की सिर्फ इतनी पॉइंट जो हमने कैलकुलेट की है इस टेबल में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है 0। एक ही अकेली वैल्यू है, उसी को हमने अलग से निकाल लिया 0, है ना। इस डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है 4, ये मैक्सिमम वैल्यू है 4। इस पूरे डायगोनल में मैक्सिमम क्या है 6, लेकिन 6 दो जगह है तो दोनों ही जगह हम 6 को रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे। ठीक बात है। अब इस वाले डायगोनल में देखो 6 8 8 7, 8 मैक्सिमम है तो हमने दोनों ही जगह 8 को क्लोज कर लिया। जहां जहां हमें मैक्सिमम मिल रहा है वो लोकेशंस हमें वो कॉम्बिनेशन हमें सेट कर लेने हैं पहले से। ठीक है। ऐसे ही इस वाले डायगोनल में देखो मैक्सिमम क्या मिल रहा है 10, 10 भी दो जगह मिल रहा है हमें, एक यहां मिल रहा है और दूसरा यहां मिल रहा है, दोनों जगह हमने 10 को मार्क कर लिया। फिर अगले वाले डायगोनल में देखो, नेक्स्ट वाले में, इसमें 9 12 12 11 9 7, 12 मैक्सिमम है, 12 भी दो जगह मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, 12 भी दो जगह मिल गया। फिर अगले वाले डायगोनल में देखो 10 13 14, 14 मैक्सिमम है और सिर्फ एक जगह मिला। तो इस तरह से मैंने क्या किया, पहले मैंने दोनों स्टोर को कंसिडर किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर टोटल प्रॉफिट्स निकाल दिए। ये ध्यान रखना है कहां तक वैल्यूज कैलकुलेट होनी है, क्योंकि टोटल बॉक्सेस 6 हैं तो 6 के हिसाब से ही ये टेबल को आपको काम करना है। ये सारे के सारे डोंट केयर है ना, ये टेबल जो है नीचे वाली वो यूज नहीं होगी। चलिए अब हमें क्या करना है, ये बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया, इसको यहां लिख लेते हैं। जो हमने यहां कैलकुलेट किया, व्हाट इज दिस, दिस इज मैक्सिमम ऑफ f1 x1 प्लस f2 x2। ये जो मैंने कैलकुलेट किया वो क्या है, f1 x1 और f2 x2 को दोनों को मिला के जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिल गई और उनको मैंने यहाँ बॉक्सेस के अंदर बंद करके रख दिया, क्योंकि यही वो मैक्सिमम वैल्यूज हैं जो मुझे नेक्स्ट स्टेप का डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। ठीक बात है बेटा। अब देखो क्या मतलब हुआ कि यहां अगर मैं 0 की बात करूं तो अब हमें ये क्या इन्यूमरेट क्या करना है कि अलग हर डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू पहले मैंने लिख लेनी है। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैंने देखो अगली वाली स्टेज जो है, इस स्टेज को अभी सोचो मत कि मैं क्या लिखा है, अभी मैं बाद में लिखूंगी। पहले मैं यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ f1 x1 और f2 x2 का मैक्सिमम लिख रही हूँ। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। जब हम पहली वाली बात करें 0 के हिसाब से, 0 के हिसाब से तो मैक्सिमम क्या हुआ 0, है ना। अगली वाली में 1, फिर 6, फिर 8, तो 0 4 6 8, मैक्सिमम है 0 4 6 8, ये मैक्सिमम वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। और देखो फिर 10 12 14, 10 12 और 14, तो इन कॉम्बिनेशंस पर जब मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 मैंने किए तो ये f1 और f1 x1 और f2 x2 की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं ये मुझे मिली। मैंने सेल वाइज डायगोनल से मैक्सिमम कंबाइन करके यहां पर लिख लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्टेज 2 का डिसीजन है, स्टेज 2 का डिसीजन है जिसको मैं स्टेज 3 के अंदर यूज करूंगी। मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों को कंबाइन करके ऑप्टिमल वैल्यूज निकाल ली, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्टेज 3 के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। स्टेज 3 में हम क्या करेंगे, किसे किसे कंसिडर करेंगे, स्टेज 1 मतलब स्टोर 1 स्टोर 2 को हम पहले कंसिडर कर चुके, अब किसे कंसिडर करेंगे, स्टोर 3 को भी ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे यहां पर, स्टोर 1 प्लस स्टोर 2 जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उनके साथ साथ हम स्टोर 3 को भी आर कंसिडर, स्टोर 3 को भी अब हम कंसिडर करेंगे, स्टोर 1 स्टोर 2 के साथ साथ 3 भी ऐड कर लेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम कितनी प्रॉफिट आपको मिल रही है वो आपने निकाल ली लास्ट वाली टेबल से। आपने देख लिया कि भैया हम जब कितने बॉक्सेस के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मैक्सिमम इतने प्रॉफिट्स हमें मिल रहे हैं।
वो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने एक एक करके डायगनली जो मैक्सिमम एलिमेंट था उसको हमने निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है कि कौन कौन से बॉक्सेस के कॉम्बिनेशन, मतलब कितने बॉक्स स्टोर 1 के और कितने बॉक्स स्टोर 2 के हुए जब आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो अब आपको क्या करना है, यहां से जहां जहां मैक्सिमम वैल्यूज आपको मिली हैं वो कॉम्बिनेशन 1 और 2 के हिसाब से आपको लिख लेने हैं। क्या है बताओ, 0 पर आपको मैक्सिमम क्या मिला, 0। 0 कब मिला, जब इसका भी 0 था इसका भी 0 था, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0। ये क्या है, स्टोर 1 को 0 बॉक्स, स्टोर 2 को 0 बॉक्स। पहला वाला क्या है, स्टोर 1 का, दूसरा वाला क्या है, स्टोर 2 का। 0 0 जब हमने एलोकेट किया तो मैक्सिमम हमें 0 मिला, है ना। अब देखो ना अगला, अगले वाले में मैक्सिमम क्या मिला, 4 मिला। कब मिला, जब स्टोर 1 को हमने 1 दिया और 2 को 0 दिया, तो 1 प्लस 0, दिस इज 1 प्लस 0। स्टोर 1 को 1 मिला और स्टोर 2 को 0 मिला, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला 4। ठीक बात है। अगला वाला देखो, अगले वाले में तीन दो दो 6 हैं, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन लिखना है क्योंकि दो कॉम्बिनेशन पर हमें मैक्सिमम मिला है। पहले इस वाले 6 का लिख लेते हैं, क्या मिला, 2 प्लस 0 और ये क्या है, 1 प्लस 1। 2 प्लस 0 और 1 प्लस 1, क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो ध्यान से। इस वाले के लिए स्टोर 1 को 2 दिए और स्टोर 2 को 0 दिए, तो 2 प्लस 0 पर 6 मिला ये वाला। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिला हमें, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ये वाले 6 के लिए। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन हमें इसके लिए मिल गए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ये दो कॉम्बिनेशन है जो हमने आइडेंटिफाई किए, कितने कितने क्रेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगला वाला क्या है भाई, 8। 8 में भी दो है, एक ये और एक ये, इसको देख लेते हैं पहले। दिस इज 2 प्लस 1 एंड दिस इज 1 प्लस 2। 2 प्लस 1 एंड दिस इज 1 प्लस 2, तो ये हो गया आपका थर्ड के लिए। अब अगला देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट टाइम क्या है, दो 10 है आपके पास मैक्सिमम, है ना। इस 10 के लिए देखो 2 प्लस 2 और इस 10 के लिए आपके पास है 1 प्लस 3। दिस इज 2 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, ये कॉम्बिनेशन है आपके पास। ठीक है, चार बॉक्सेस देखिए, ये देख ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो। एक भी बॉक्स अलोकेट नहीं हुआ, एक बॉक्स हुआ, दो बॉक्स हुए, तीन बॉक्स हुए, अब चार बॉक्स अलोकेट हुए टोटल, है ना। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उसके बाद 10 कंसिडर कर लिया, फिर 12 देखो, 12 भी दो जगह आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 प्लस 3 और ये क्या है, 1 प्लस 4। क्या कॉम्बिनेशन है, 2 प्लस 3 एंड 1 प्लस 4। इस तरह से स्टोर 1 स्टोर 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टोटल 5 प्लेट्स, है ना, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब अगले वाला क्या बचा आपका, 14। 14 बस एक प्लेस पे है ना। एक प्लेस कौन सा है, 2 प्लस 4, तो यहाँ क्या आपने लिख लिया, 2 प्लस 4। ये कॉम्बिनेशन आपको मिला, स्टोर 1 को 2 दो और स्टोर 2 को दो आप 4। वेरीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2 प्लस 4, यहां पर आपको 14 मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां अब हमने क्या किया, ये किसका रिजल्ट है, ये स्टेज 2 का रिजल्ट, स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 का रिजल्ट है। तो ये इसे मैं यहां लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, दिस इज द रिजल्ट या ऑप्टिमल रिजल्ट ऑफ स्टेज या स्टेज 2। स्टेज 2 पे हमें जो ऑप्टिमल रिजल्ट मिला वो हमने लिख लिया। अब हम स्टेज 3 में क्या करेंगे, स्टेज 2 के ऑप्टिमल रिजल्ट के साथ थर्ड स्टोर को भी कंसिडर करेंगे। ये एक नई चीज है अब हमें जो कंसिडर करनी है ना। पहले हम एक स्टोर के लिए कंसिडर कर रहे थे, अब हमें ये प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यूज मिली है, इनके लिए फिर हम सेम काम करेंगे, वही 6 क्रेट्स के लिए, है ना। फिर से दोबारा कर लेते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली इनको लिख रही हूं। आपको मैंने बताया था कि इसकी पहला कॉलम और पहली रो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसका 0 बॉक्स है तो इसका मतलब सारे बॉक्स इसी के लोकेट होंगे और कोई प्रॉफिट ऐड ही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका, 0 6 8 8 8 8 8 एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने। ऐसे ही अगर मैं x3 का कोई भी स्टोर 3 को कोई भी क्रेट ना दूं तो जितने भी स्टोर 1 स्टोर 2 को मिले वही मिलेंगे। तो क्या हुआ, प्रॉफिट 0 4 6 8 10 12 14, मैंने एज इट इज उनको कॉपी कर दिया। ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगेन डायगोनल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है क्योंकि टोटल हमें कितने रखने हैं, 6 रखने हैं। तो पहले डायगोनल डेजिग्नेट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इसको कैलकुलेट करके चेक ना पड़ा। ये वैल्यूज है हमारी जो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। लगाओ, चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। 1 प्लस 1, इसका 1 6 प्लस 4 10, ऐसे ही 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 12 12,
ठीक बात है, ये सारे के सारे यहाँ पर जनरेट हो गए, सारे 8 हैं, सबको ऐड करके हमने 12 कर दिया। यहाँ 6 है, 6 में 1 ऐड नहीं कर सकते, 7 हो जाएंगे, तो नीचे वाली एंट्री वैलिड नहीं है। अब लगाओ, इसके लिए देखो, दिस इज 6 + 6 12, 8 + 6 14, 8 + 6 14 14, क्योंकि सारे 8 हैं तो ये सेम चीज यहाँ पर निकल के आ रही है, तो दिस इज योर 14। चलिए अब अगले वाले में चेक करते हैं, 6 + 8 14 है ना, 8 + 8 16, ऐसे ही 8 + 8 16, दिस इज 16। ठीक, अब इधर देख लें, यहां पर क्या है, इधर दिस इज 1, हाँ 6 + 10 16 एंड 6 + 10 दिस इज 8, 8 + 10 इज 18। ठीक बात है, ये भी हमने लिख लिए। अब 12 के लिए यहाँ इस वाली पोजीशन के लिए लिखो, दिस इज 6 + 12, दिस इज 18। ठीक है, 6 + 12 18 एंड दिस इज 10 + 8 18। तो ये जो हमारी टेबल है, इसकी हमारी आपकी मैक्सिमम वैल्यूज आपने इसकी फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब इन मैक्सिमम वैल्यूज के हिसाब से हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक बात है बेटा, अब देखो फिर दोबारा एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस था हमारा, देखिए क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायगोनल्स देखने हैं, है ना। इस डायगोनल को चेक करेंगे हम, फिर इस डायगोनल को चेक करेंगे, डायगोनली हम मैक्सिमम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। इस डायगोनल में चेक करेंगे, तो ये डायगोनल्स को पेंसिल से कॉपी में डॉटेड बना लेना, ताकि गलती से कोई भी गलत वैल्यू आप ना उठाएं कंपेयर करते हुए। कोई भी सिली मिस्टेक यहां होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, मैं भी इसलिए हर स्टेप पर वेरीफाई कर रही हूं, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं बीच में कोई नंबर हम गलत लिख दें और वो पूरा प्रोसीड गलत कर जाएं। तो देखिए अब क्या करें, हर डायगोनल में हम अपने जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको अलग निकाल लेंगे। इसका तो 0 है ही इस डायगोनल में, इस वाले डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 और 4 में से 6। ऐसे ही इस डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 10 6 में से 10, है ना। इस वाले डायगोनल में देखो 8 12 12 8 12 है और 12 दो बार है, दो बार हमने उसे मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट वाले में देखो 8 12 14 14 10, 14 मैक्सिमम है, 14 दो बार आ रहा है डायगोनल में, दोनों को मार्क कर लिया। अब इधर वाले में देखो 8 12 14 16 16, इसमें क्या है मैक्सिमम 16, 16 इस डायगोनल में दो बार आ रहा है, दोनों को मार्क कर लिया। फिर लास्ट वाले डायगोनल में देखो 8 12 14 16 18 18, इसका मैक्सिमम क्या है 18 है, 18 को हमने दो बार हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने अलग से निकाल लिया, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। दिस इज 0, इसमें 6, इसमें 10 12 14 और फिर 16 16 और फिर यहां पर 18 18। ठीक है, तो हमने जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो कॉम्बिनेशन से हमें मिले, उन मैक्सिमम प्रॉफिट्स को हमने ले लिया। तो ये पूरी की पूरी क्या आ गई हमारी, मैक्सिमम ऑफ F1 X2 और F1 X1 और F2 X2 तो हमारे पास था, साथ में हमने F3 X3 और लगा दिया, तो तीनों का मैक्सिमम हमारा ये पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम ऑफ F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3। ठीक बात है, अब इन सारों को निकाल के इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम किस में यूज करेंगे, स्टेज 4 में यूज करेंगे। तो इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जो ये स्टेज 4 है, इसमें यहां पर मैं इसका पहले रिजल्ट लिख रही हूं। ठीक है, क्या है मैक्सिमम 0, दिस इज 0, देन 6 0 6 10, यहां लिख लेते हैं, संभल के लिखना है बेटा, 0 6 10। चलिए फिर आगे देखो 12 14 16 18, 12 14 16 एंड 18। तो दिस इज आवर रिजल्ट फॉर स्टेज 3, है ना, ये हमारा स्टेज 3 का रिजल्ट है। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या है स्टेज 3 तक जाने के लिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यूज मिली ये किस कॉम्बिनेशन पर मिली, अब वो कॉम्बिनेशन यहां से लिख लो। क्या कॉम्बिनेशन है भाई, ये कहां मिला था, 0 + 0,
ये तो स्टोर 1 2 के हैं, स्टोर 3 को कितने मिले 0, तो तीनों को 0 0 0 मिले, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये रिजल्ट यहां पर निकल के आया। फिर अगला देखो, ये 0 मैक्सिमम हो गया। अब इसे देखो, मैक्सिमम क्या था 6, इस वाले डायगोनल का 6, ये 6 कब मिला मुझे 0 प्लस 0 है ना, यस 0 प्लस 0 और इसका क्या है 1, 0 0 1, दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 1 क्रिएट है आपके पास। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों के बीच में। चलिए, अब ये 10 मिला आपको, 10 कैसे मिला 1 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 1, 2 क्रेट है, 10 प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, इस तरह से ये रिजल्ट दिख रहे हैं। अब 12 को कंसिडर करो, दोनों 12 हैं, इसको देख लो पहले, ये क्या है 2 प्लस, देखो दो कॉम्बिनेशन से 12 मिल रहा था, 2 प्लस 0 और 1 प्लस 1, तो इस 12 के लिए थर्ड क्रेट में 1 वैल्यू जाएगी, तो दो चीजें आएंगी 2 प्लस 0 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, दिस इज 2 प्लस 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, ये एक 12 के लिए आ गया, इस वाले 12 के लिए। अब इसके लिए देखो, इसके लिए 1 प्लस 0 इधर है और 2 इधर है, तो 1 प्लस 0 प्लस 2, दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 2, तो ये तीनों 12 के लिए इस तरह के ये तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए। ठीक बात है, इसके लिए ये दो कॉम्बिनेशन आ गए और एक कॉम्बिनेशन इसके लिए आ गया। ठीक, 12 के लिए भी कर लिया। 14 के लिए चेक करते हैं, 14 के इस वाले 14 को देखते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 और दूसरा क्या है 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक, ये 14 की पहली वैल्यू आई। अब इस वाले 14 के लिए देखो, 2 प्लस 0, ये क्या है 2, 2 प्लस 0 प्लस 2, 2 प्लस 0 प्लस 2, ये कॉम्बिनेशन बना। अगला क्या बना ये वाले के लिए 1 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये चार कॉम्बिनेशन से आप 4 क्रेट्स को डिफरेंट स्टोर्स के बीच में एलोकेट कर सकते हैं। दो स्टोर 1 को दो, एक 2 को दो, एक 3 को दो, इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने। इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 4 मिलेगा अगर आप 4 क्रेट्स को एलोकेट करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए, अब अगला देखिए बेटा, अगला क्या है 16। 16 पे देखो 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो 2 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 और 1 प्लस 3 प्लस 1, ये कॉम्बिनेशन मिल गया, है ना। अब देखो अगला, इस वाले 16 का लिख लिया, इसका लिखो 2 प्लस 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 प्लस 2, क्या था 2 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 2 और दूसरा था इसके लिए 1 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक, अब 6 क्रेट्स के हिसाब से अगर देखें, ये फाइनल वैल्यू 6 क्रेट्स के लिए गई है ना, ये वाला डायगोनल, इसके लिए ये 18 है। 18 के लिए क्या कॉम्बिनेशन है 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 पहला, और 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1, चलो ठीक। अब अगला वाला 18 देखो क्या है 2 प्लस 2 प्लस 2, तीनों को 2 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 और फिर 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2। तो देखो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 6 क्रेट्स हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 18 का मिलेगा, और ये चार कॉम्बिनेशंस हैं, इस तरह से हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कौन सा रिजल्ट है जब तक हमने स्टोर 1 2 3 को कंसिडर किया है। अब हम स्टेज 4 को कंसिडर करेंगे जिसमें कि हम स्टोर 4 को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया यहां पर देखो, स्टोर 1 प्लस स्टोर 2 प्लस स्टोर 3 प्लस
स्टोर 4 इज कंसिडर्ड, है ना। पहली बार स्टोर 4 को हमने इंक्लूड किया, और ये जो आपका आया ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ स्टेज 3, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ स्टेज 3। अपनी नोटबुक में आप साथ साथ इसको लिखते जाएं, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको ये चीज बहुत क्लैरिटी से दिखाई दे। ठीक है बेटा, अब देखो बॉक्सेस इन स्टोर 4 के बॉक्सेस को मैंने इस तरह से लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, हमें अब एक ही स्टोर बचा, आगे तो हमें कुछ करना नहीं। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें कितने बनाने हैं, टोटल 6 बनाने हैं, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, है ना। कैसे, इस तरह से देखो, 6 अगर इधर था इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं, 0 1, या मैं वाइट से लिखती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो टेबल में हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स जरा निकाल लेते हैं स्टोर 4 के लिए। क्या है, 0 2 3 4 4 4 4, 0 2 3 4 टाइम्स 4, चलिए क्या है, 0 2 3 4 4 4 4। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली उस टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है, इनिशियली जो टेबल दी हुई है 0 से लेके 6 तक, और ये उसके रिवर्स ऑर्डर में मैंने प्रॉफिट्स लिख लिए, जो इनिशियल टेबल है उसी को लिखा है। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 है ना, तो 0 प्लस 6 टोटल 6 बन रहे हैं। अगर टोटल 6 एलोकेट करने हैं तो इजीली मुझे यहाँ पर पूरे प्रॉफिट एक साथ मिलेंगे। अगर इस कॉम्बिनेशन में 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 भी 6, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 0 6, तो टोटल 6 के लिए एक ही साथ मुझे सारा पूरी वैल्यू नजर आएगी, है ना बेटा। अब देखो, तो अब मैंने क्या करना है, इस वाली स्टेज में स्टोर 4 के प्रॉफिट्स मुझे दिख गए। अब मुझे टोटल अभी तक का जो मैक्सिमम है वो, अभी तक का जो मैक्सिमम है वो, और स्टोर 4 का जो प्रॉफिट है वो, उन दोनों को ऐड कर देना है, तभी तो मुझे फाइनल प्रॉफिट मिलेगा, है ना। कि अगर मैं इसका 0 और इसके 6 लूं तो टोटल 6 हो जाएंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा मुझे, 0। यहां से मिल रहा था 0 प्लस 4 कितना मिला, 4 प्रॉफिट मिला, ठीक बात है। अब इसका 6 मैक्सिमम, इसका 4 मैक्सिमम, टोटल 6 क्रिएट बनाने के लिए, तो 6 प्लस 4 कितना मिला, 10 मिला। ऐसे ही इसका 10, इसका 4 कितना मिला, 14। ऐसे ही इसका 12, इसका 4 कितना मिला, 16। इसका 14, इसका 3 17, है ना। इसका 16, इसका 2 कितना, 18, और इसका 18, इसका 0 मतलब 18। तो टोटल अगर मुझे 6 क्रेट्स एलोकेट करने हैं, तो ये जो लास्ट में आ रहा है ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब इनमें से जो टोटल वैल्यू मेरे पास आई, f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4, इन सबको ऐड करने पर ये फाइनल वैल्यूज है मेरे पास। इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कहां मिल रहा है, 18 मिल रहा है। 18 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई हैव रिसीव्ड, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। फाइनली ये प्रॉफिट जो है वो मुझे मैक्सिमम अवेलेबल हुआ। अब इस मैक्सिमम प्रॉफिट को मुझे यहां से निकालना है, और मुझे ये देखना है कि किन कॉम्बिनेशंस पे मुझे ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, वही तो रिजल्ट है। हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ऐसे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक बात है। तो टोटल प्रॉफिट कितना मुझे मिला, 18 मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो अब मुझे क्या करना है, बस इन कॉम्बिनेशंस को मुझे बता देना है कि किन किन कॉम्बिनेशन पर मुझे ये प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, बस ये कॉम्बिनेशन मुझे यहां पर लिख देने हैं, है ना। तो पहले एक एक करके उठा के लिख देते हैं, चलिए। 2, अब ये यहां मिला क्या है, 2 2 1, और इसके कितने हमने एलोकेट किए थे, 1, तो 2 2 1 1, 2 2 1 1, ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ जो मिला। ऐसे ही 1 3 1 और 1 1 3 1 1, दिस इज 1 3 1 1। फिर 2 1 2 1 2 और 1 2 2, 2 1 2 एंड 1 2 2, दोनों के केस में हमने स्टोर 4 में
एक एक ही बॉक्सेस एलोकेट किया है, सबको एक एक बॉक्स एलोकेट किया है, ठीक है। ये स्टोर 4 के बॉक्सेस है। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या है, जब हमने स्टोर 4 का कोई बॉक्स एलोकेट ही नहीं किया तो स्टोर 4 के सबको कर दो 0, है ना, तब भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था। कैसे मिल रहा था भाई, देखो 2 3 1 1 4 1, 2 3 1 और 1 4 1, ये कॉम्बिनेशन है। और क्या है 2 2 2 1 3 2, this is 2 2 2 and this is 1 3 2. So this is your final solution. This is the optimal number of trades to be allocated for maximum प्रॉफिट 18 मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसको अचीव करने के लिए आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन आप फॉलो कर सकते। एक बात है बेटा, तो ये हुई आपकी ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। अब मुझे लगता है यहाँ आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग क्लियरली समझ में आई होगी कि कैसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट लगाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं। स्टेज बाय स्टेज हम इसे एक एक करके कंसिडर करते हैं, ठीक बात है। चलिए अब आपका आ गया एकेटीयू में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम पूछी गई है। जो ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन है बहुत हल्का फुल्का कभी पूछा गया हो तो पूछा गया हो, वरना कभी ये प्रॉब्लम पूछी नहीं गई है। लेकिन क्योंकि एग्जाम में आ सकता, वो एकेटीयू के सिलेबस में है, तो ये बिल्कुल एग्जाम में कभी भी आ सकती है और इजी है, एक बार में पढ़ के ही आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आपको इस पर टेबल बनानी है और उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। आप एग्जाम्पल की हेल्प से कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने इसमें कवर किया हुआ है। फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग ग्रीडी अप्रोच से कैसे अलग होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू में कई बार ये पूछा भी जा चुका है, कभी किसी क्वेश्चन के साथ मिला के पूछ लिया जाता है, कभी किसी एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लिया जाता है, कभी 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत क्लैरिटी आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। थैंक यू।